आज हम एक ऐसी किताब की चीट-फाड़ करने वाली हैं जिसने मतलब दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। हाँ, ये किताब कुछ लोगों के लिए तो ये कामयाबी की गीता है और कुछ के लिए शैतान की बाइबल। बिल्कुल। ये किताब शक्ति को, पावर को एक खेल की तरह देखती है और इसका कहना बहुत साफ है, या तो आप ये खेल खेलते हैं या ये खेल आपके साथ खेला जाता है। आज हमारे पास इस किताब के कुछ हिस्सों के अलावा दफ्तरी राजनीति पर, भारतीय परिवारों में पावर के समीकरण पर और यहाँ तक कि इस किताब की वैज्ञानिक आलोचना से जुड़े कुछ स्रोत भी हैं। हाँ, तो आज की चर्चा का मिशन यही है। हाँ, कि क्या ये किताब वाकई शक्ति का वो क्रूर सच बताती है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक खतरनाक सोच को बढ़ावा देती है। हाँ, और चर्चा शुरू करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या? कि ग्रीन नैतिकता की बात नहीं कर रहे, वो सही या गलत का फैसला नहीं सुना रहे, वो बस एक सिस्टम को समझा रहे हैं, जैसे कोई मैकेनिक इंजन के पुर्जों को समझाता है। पुर्जे अच्छे या बुरे नहीं होते, वो बस काम करते हैं। वो बस काम करते हैं। और किताब का मूल मंत्र यही है कि किसी के इरादों पर मत जाओ, उनके कामों के असर को देखो। क्योंकि दुनिया नतीजों से चलती है, इरादों से नहीं। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस इंजन के पुर्जे खोल कर देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर नियम है, अपने मालिक से कभी आगे मत बढ़ो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। सुनने में तो ये चापलूसी जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़े दिलचस्प है। हाँ, गैलीलियो वाली कहानी। 1610 में गैलीलियो ने बृहस्पति के चारों ओर घूमते चांद खोज निकाले। अब कोई भी वैज्ञानिक होता तो इसे अपनी महान खोज बताता, पर गैलीलियो ने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने उन चंद्रमाओं का नाम अपने संरक्षक मेडिसी परिवार के नाम पर मेडिसी सितारे रख दिया। बिल्कुल, उन्होंने अपनी खोज को अपनी होशियारी का सबूत नहीं बनाया, बल्कि अपने मालिक की शान बढ़ाने का जरिया बना दिया। हाँ, एक तरह से कहा, आप इतने महान हैं कि आपके सम्मान में आसमान में भी सितारे घूम रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मेडिसी परिवार ने उन्हें इटली का सबसे बड़ा दार्शनिक और गणितज्ञ नियुक्त कर दिया। गैलीलियो ने अपनी प्रतिभा को मालिक के अहंकार के नीचे रखा और इनाम पाया। लेकिन अगर कोई इसका ठीक उल्टा करे तो? अगर कोई अपनी काबिलियत का ढिंडोरा पीटे तो उसका हश्र रोमन नायक कोरियोलेनस जैसा हो सकता है। अच्छा। कोरियोलेनस एक लाजवाब योद्धा थे, मतलब दुश्मनों के छक्के छोड़ा दिए थे उन्होंने। लेकिन जब वो जंग से लौटकर राजनीति में आए तो उन्होंने अपनी बहादुरी का खूब दिखावा किया। उन्हें लगा बस मेरी जीते ही मुझे सत्ता दिला देंगी। उन्होंने आम लोगों से बात करने में भी अपना अपमान समझा। और नतीजा जिन लोगों ने कभी उन्हें हीरो की तरह पूजा था, उन्हीं लोगों ने उन्हें चुनाव में बुरी तरह हरा दिया। वो ये समझ ही नहीं पाए कि जंग का मैदान और दरबार दोनों के नियम अलग अलग होते हैं। तो मतलब ये दोनों कहानियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकदम। गैलीलियो समझ गए कि शक्ति का खेल सीधे सीधे अपनी काबिलियत दिखाने का नहीं है, नहीं, बल्कि दूसरों को, खासकर आपसे ऊपर वालों को महत्वपूर्ण और सुरक्षित महसूस कराने का है। बिल्कुल। और कोरियोलेनस ने अपनी बहादुरी को ही सीधे सीधे शक्ति समझने की गलती की। तो असली टेक अवे ये है कि आपकी उपलब्धियां उतनी मायने नहीं रखती जितना कि आप उन्हें दूसरों के सामने पेश कैसे करते हैं। एकदम सही। ये आपकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि आपकी सामाजिक समझ पर निर्भर करता है। मालिक को चमकाने वाली बात तो चलो किसी तरह समझ आती है, लेकिन किताब का अगला नियम तो दोस्ती की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। हाँ, ये वाला नियम तो काफी कठोर तो है। वोल्टेयर का वो मशहूर उदाहरण है ना, हे भगवान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मैं अपने दुश्मनों का ख्याल रख सकता हूँ। और ग्रीन इसके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाते हैं, बाइजेंटाइन सम्राट माइकल III की कहानी। हाँ। उनका एक सबसे अच्छा दोस्त था बेसिलियस, जो घोड़ों के अस्तबल में काम करता था। अच्छा। माइकल उस पर अंधा भरोसा करते थे। उन्होंने उसे अस्तबल से उठाकर अपना सबसे खास सलाहकार बना दिया, उसे दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया। और फिर दोस्त ने धोखा दिया होगा, यही कहानी होगी। कहानी उससे भी ज्यादा भयानक है। ओह। सत्ता के नशे में बेसिलियस का लालच बढ़ता गया। उसने पहले तो सम्राट को उसके ही महत्वाकांक्षी चाचा बर्दास के खिलाफ भड़काया और उसे मरवा दिया। अरे बाप रे। माइकल को लगा कि उसका दोस्त उसके लिए खतरे हटा रहा है, लेकिन आखिर में एक रात जब सम्राट नशे में धुत सो रहे थे, उसी दोस्त बेसिलियस ने अपने आदमियों के साथ मिलकर माइकल III की बेरहमी से हत्या कर दी और खुद सम्राट बन गया। जिस दोस्त को उन्होंने जमीन से उठाकर आसमान पे बिठाया, उसी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये नजरिया तो बहुत मतलब निराशावादी नहीं है।
अगर हम दोस्तों पे ही भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? क्या रॉबर्ट ग्रीन ये कह रहे हैं कि सत्ता की राह में हर रिश्ता एक सौदा है? एक तरह से हाँ। ग्रीन के नजरिए से जब पावर दांव पर हो तो भावनाओं की कोई जगह नहीं होती है। किताब का तर्क बड़ा दिलचस्प है। वो कहती है कि जब आप किसी दोस्त की मदद करते हैं तो आप अनजाने में एक असंतुलन पैदा कर देते हैं। वो आपके एहसान तले दब जाता है और कई बार यही एहसान ईर्ष्या में बदल जाता है। उन्हें हमेशा याद रहता है कि वो आपकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी को वो इनग्रैटिट्यूड का मनोविज्ञान कहते हैं। बिल्कुल। इसके उलट एक पुराना दुश्मन जिसे आप अपनी तरफ करते हैं वो ज्यादा वफादार साबित होता है। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा कुछ साबित करना होता है। वो एहसान नहीं बल्कि आपकी ताकत की इज्जत करता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और नियम है जो आज के सोशल मीडिया के जमाने में बहुत अजीब लगता है। हमेशा जरूरत से कम बोलें। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हाँ, हमें तो सिखाया जाता है कि अपनी बात रखो, कम्युनिकेट करो। ये नियम चुप रहने को क्यों कहता है? क्योंकि चुप्पी में एक रहस्यमयी ताकत होती है। जैसे? मशहूर कलाकार एंडी वॉरहॉल इसके उस्ताद थे। इंटरव्यू में वो अक्सर बस हाँ या ना में जवाब देते थे या फिर अजीब सी चुप्पी साध लेते थे। तो उससे होता क्या था? लोग समझ ही नहीं पाते थे कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके मुंह से निकला हर शब्द ज्यादा वजनदार लगता है। लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके गहरे मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ज्यादा बोलने से अक्सर आप कोई ऐसी बात कह जाते हैं जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। कम बोलना आपको ज्यादा नियंत्रण देता है। इस नियम को अगर हम आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें तो क्या वहां भी चुप रहने से काम चलता है? यहाँ पर एक और दिलचस्प नजरिया सामने आता है। हमारे पास एक स्रोत है जो शांत नेतृत्व यानी क्वाइट लीडरशिप की बात करता है। ये ग्रीन के नियम से कुछ हद तक मिलता जुलता है। शांत नेता वो होते हैं जो ज्यादा बोलते नहीं बल्कि सुनते हैं, सोचते हैं और फिर फैसला लेते हैं। मतलब वो सहानुभूति पर जोर देते हैं। हाँ, लेकिन यही स्रोत चेतावनी भी देता है कि हमेशा चुप रहना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, कैसे? अगर आप अपने बॉस के सामने हमेशा चुप रहेंगे तो उन्हें लग सकता है कि आप या तो कुछ छुपा रहे हैं या आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है। सही बात है। तो चतुराई इसी में है कि कब बोलना है और कब चुप रहकर अपनी ताकत बढ़ानी है। मतलब हमारे जैसे पॉडकास्टर्स के लिए तो ये नियम पूरी तरह फेल है। बिल्कुल, हम लोगों को तो ये नियम तोड़ना ही पड़ेगा। चलिए, अब इन नियमों को असल जिंदगी की कसौटी पर कसते हैं। दफ्तर की राजनीति, ऑफिस पॉलिटिक्स। हाँ, द इकोनॉमिक टाइम्स का एक लेख तो सीधी सलाह देता है कि भैया इस कीचड़ से दूर रहो। जो लोग गॉसिप करते हैं या गुट बनाते हैं उनसे सिर्फ काम की बात करो और निकल लो। लेकिन क्या ये असल में मुमकिन है? क्या राजनीति से बचकर आप सच में आगे बढ़ सकते हैं? यहीं पर ग्रीन का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। क्या कहते हैं वो? ग्रीन के हिसाब से ऑफिस में ये कहना कि मैं पॉलिटिक्स नहीं खेलता वैसा ही है जैसे शतरंज के बोर्ड पर खड़े होकर कहना कि मैं शतरंज नहीं खेलता। मतलब खेल तो चल रहा है। खेल तो चल रहा है, आप सिर्फ अपनी चाल चलने से मना कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि कोई और खिलाड़ी आपको अपनी चाल में फंसाकर बाहर कर देगा। तो ग्रीन की सलाह क्या होगी? उनकी सलाह होगी कि राजनीति को अनदेखा मत करो, उसे पहचानो, उसके नियम सीखो और फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। ठीक वैसे ही जैसे गैलीलियो ने खगोल विज्ञान का इस्तेमाल अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए किया था। तो एक तरफ सलाह है कि कीचड़ से बचो, दूसरी तरफ सलाह है कि कीचड़ में कमल बनना सीखो। ये तो हर किसी को अपनी स्थिति देखकर ही तय करना होगा। अच्छा, ऑफिस तो एक तरह का युद्ध क्षेत्र है, लेकिन परिवार का क्या? हमारे पास एक स्रोत है जो भारत में पारिवारिक शक्ति समीकरणों पर बात करता है। क्या वहाँ भी ग्रीन के नियम लागू होते हैं? ये बहुत जटिल सवाल है। इसको समझने का एक तरीका है, सोचिए परिवार में पावर सिर्फ उसके पास नहीं होती जो सबसे जोर से चिल्लाता है या पैसे कमाता है। तो फिर किसके पास होती है? शक्ति इस बात में भी छिपी होती है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता या लड़कियों को ये शोभा नहीं देता जैसी बातें कौन तय करता है। अच्छा, ये नियम कौन बनाता है कि त्योहारों पर कौन किसके घर जाएगा या शादी ब्याह के फैसलों में आखिरी बात किसकी मानी जाएगी। ये तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, लेकिन ये छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले ही असली शक्ति का खेल हैं। और यही बात मशहूर विचारक मिशेल फुको ने कही थी। क्या कहा था उन्होंने? कि शक्ति सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आती जैसे राजा से प्रजा तक, बल्कि वो समाज के ताने बाने में, हमारी आदतों और भाषा में बुनी होती है। मतलब ग्रीन जिस शक्ति की बात करते हैं वो ज्यादा सीधी है, किसी को कंट्रोल करना। हाँ, लेकिन परिवार में शक्ति ज्यादा घुमावदार और छिपी हुई होती है। बिल्कुल, परिवार में शक्ति उम्र, लिंग, कौन कमाता है, किसके पास जमीन है,
इन सब चीजों पर बटी होती है और लगातार बदलती रहती है। ये ग्रीन की जीरो सम गेम जैसा नहीं है जहाँ एक की जीत दूसरे की हार हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ समीकरण बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। लेकिन हर कोई इस किताब को इतनी गंभीरता से नहीं लेता। हमारे पास एक व्यवहार वैज्ञानिक का विश्लेषण है जो तर्क देता है कि इस किताब की नींव ही दोषपूर्ण है। वो कहते हैं कि ग्रीन का पूरा ढांचा ही वैज्ञानिक रूप से गलत है। हाँ, एक YouTube वीडियो में वो आलोचक कहते हैं कि ग्रीन का ये दावा कि इंसान की हर हरकत के पीछे सिर्फ और सिर्फ शक्ति पाने की इच्छा होती है, ये मनोविज्ञान के दशकों की रिसर्च को नकारता है। अच्छा। रिसर्च हमें बताती है कि इंसान बहुत सी चीजों से प्रेरित होता है। प्यार, खुशी, दर्द से बचना, सुरक्षा की भावना, कहीं अपनेपन का एहसास, अपनी एक पहचान बनाने की इच्छा। शक्ति इनमें से सिर्फ एक प्रेरणा है, अकेली या सबसे बड़ी प्रेरणा नहीं। तो ये कहना कि हर कोई हर समय बस पावर के लिए ही काम कर रहा है, ये इंसानी स्वभाव को बहुत ज्यादा सरल बनाना हुआ। यही उस वैज्ञानिक की मुख्य आलोचना है। और उनकी एक और आलोचना बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ग्रीन शब्दों का अर्थ अपनी सुविधानुसार बदलते हैं। मतलब? जिसे तर्कशास्त्र में एक्विवोकेशन कहते हैं। जैसे वो शक्ति शब्द का इस्तेमाल कभी दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता के रूप में करते हैं, तो कभी अगले ही पन्ने पर उसका मतलब आत्मनियंत्रण बता देते हैं। अरे वाह, ये तो ऐसा है जैसे आप बहस के बीच में ही गोलपोस्ट बदल दें। बिल्कुल। इससे पाठक भ्रमित हो जाता है और तर्क कमजोर होने के बावजूद शक्तिशाली लगने लगता है। और यह सिर्फ अकादमिक आलोचना नहीं है। मैंने देखा है कि रेडिट जैसे फोरम पर भी लोग इस किताब को लेकर बुरी तरह बटे हुए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। कुछ लोग इसे बुराई की हैंडबुक कहते हैं, तो कुछ इसे जीवन बदलने वाली किताब बताते हैं। कई लोग इसे अतिरंजित या खतरनाक भी कहते हैं। यह दिखाता है कि यह किताब लोगों की दुखती रग पर हाथ रखती है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हाँ, वही तो। एक तरफ हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम हैं, एक ठंडी गणनात्मक गाइड जो बताती है कि कैसे एक क्रूर दुनिया में शक्ति हासिल की जाए और उसे बनाए रखा जाए, जहाँ हर कोई एक खेल खेल रहा है। हाँ, ये एक ऐसा आईना है जो शायद हमें इंसानियत का वो चेहरा दिखाता है जिसे हम देखना पसंद नहीं करते। और दूसरी तरफ हमारे पास आधुनिक मनोविज्ञान और सामाजिक विश्लेषण है जो हमें याद दिलाता है कि मानवीय प्रेरणा और शक्ति के समीकरण कहीं ज्यादा जटिल हैं। वो केवल जीरो सम गेम नहीं है जहाँ एक की जीत का मतलब दूसरे की हार हो। सही बात है। इंसान सिर्फ शक्ति के भूखे भेड़िए नहीं है। बिल्कुल। शांत नेतृत्व, सहानुभूति और सहयोग भी शक्ति के वैध रूप हो सकते हैं। शक्ति का मतलब सिर्फ दूसरों पर हावी होना नहीं है, बल्कि दूसरों को प्रभावित करना और साथ लेकर चलना भी हो सकता है। ग्रीन की दुनिया में सहयोग के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि इंसानी सभ्यता सहयोग पर ही बनी है। बिल्कुल। तो अंत में ये श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, और ये एक आसान सवाल नहीं है। क्या ज्यादा खतरनाक है, इन 48 नियमों को पढ़ना और उन्हें इस्तेमाल करने